ओडिसी होमर द्वारा लिखित एक महाकाव्य कथा है जो प्राचीन ग्रीक साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक मानी जाती है। इसकी कथा ओडिसियस के 10 वर्षों के लंबे समुद्री यात्रा और उनके इथाका लौटने के प्रयासों का वर्णन करती है। अनंत सागर की गहराइयों में जहां समुद्र की लहरें अपनी पूरी शक्ति से उठती हैं, वहां एक वीर योद्धा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा का सामना किया। ओडिसियस, इथाका का राजा, जिसकी बुद्धि और चालाकी के किस्से 7 समंदर पार तक प्रसिद्ध थे, अपने घर वापसी के लिए एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा केवल समुद्रों को पार करने की नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी थी, जहां ओडिसियस को अपने स्वयं के डर, संदेह और त्याग का सामना करना पड़ा। इस महाकाव्य के प्रत्येक अध्याय में हम ओडिसियस के साथ उसकी चुनौतियों, संघर्षों और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति को महसूस करेंगे। तो आइए हम इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने, जहां प्रत्येक मोड़ एक नई कहानी, एक नया रहस्य और एक नया सबक लेकर आता है। हम ओडिसियस के साथ उसकी विजयी वापसी तक की यात्रा में उसके साथ ही बनेंगे। अध्याय 1, ट्रोजन युद्ध का समापन। ट्रोजन युद्ध के अंतिम दिनों में, जब दोनों पक्षों के योद्धा थक चुके थे और युद्ध की विभीषिका से उनके हृदय विदीर्ण हो चुके थे, ओडिसियस की बुद्धिमत्ता ने एक नया आयाम लिया। इस महान योद्धा ने एक ऐसी चाल चली जिसने न केवल ट्रोजन युद्ध को समाप्त किया, बल्कि युद्ध के इतिहास में एक अमिट छाप भी छोड़ी। ओडिसियस ने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनवाया, जिसे ग्रीक योद्धाओं ने खुद को छुपाने के लिए प्रयोग किया। इस घोड़े को ट्रोजन्स के शहर के द्वार पर एक उपहार के रूप में छोड़ दिया गया, जिसे ट्रोजन्स ने नादानी में स्वीकार कर लिया। रात के अंधेरे में जब ट्रोजन नगरी सो रही थी, ग्रीक योद्धा घोड़े से बाहर निकले और ट्रोजन्स पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण ने न केवल युद्ध को समाप्त किया, बल्कि ट्रोज की महान नगरी को भी नष्ट कर दिया। यह घटना युद्ध के अंत का प्रतीक बन गई और ओडिसियस के चरित्र की गहराई को दर्शाती है, जिसमें वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस प्रकार ट्रोजन युद्ध का अंत ओडिसियस की महान विजय के रूप में दर्ज किया गया। अध्याय 2, साइक्लोप्स से सामना। समुद्री यात्रा के दौरान जब ओडिसियस और उनके साथी एक अनजान द्वीप पर पहुंचे, तो उन्हें वहां एक विशालकाय साइक्लोप्स पोलीफेमस का सामना करना पड़ा। यह साइक्लोप्स, जो कि देवता पोसाइडन का पुत्र था, एक भयानक और शक्तिशाली प्राणी था जिसकी एक ही आंख थी और वह अपनी गुफा में रहता था। ओडिसियस और उनके साथी, जिन्हें भोजन और पनाह की आवश्यकता थी, उस गुफा में गए जहां पोलीफेमस रहता था। पोलीफेमस ने उन्हें गुफा में प्रवेश करने दिया, लेकिन जल्द ही उसने ओडिसियस के साथियों को पकड़ लिया और उनमें से कुछ को खा लिया। ओडिसियस को जल्दी ही समझ में आ गया कि वे एक भयानक स्थिति में फंस गए हैं। इस स्थिति से बचने के लिए ओडिसियस ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। उन्होंने पोलीफेमस को मदिरा पिलाई, जिसे वह लेकर आए थे। मदिरा के प्रभाव में पोलीफेमस ने ओडिसियस से उसका नाम पूछा, जिस पर ओडिसियस ने अपना नाम नोबड़ी बताया। जब पोलीफेमस मदहोश होकर सो गया, तब ओडिसियस और उनके साथी ने एक धारदार लकड़ी को गर्म कर पोलीफेमस की एकमात्र आंख को फोड़ दिया। अंधा होने के बाद पोलीफेमस ने अपने साथी साइक्लोप्स को बुलाया और कहा कि नोबड़ी ने उसे मारा है, जिससे उन्हें भ्रमित कर दिया गया। इस चतुराई भरे उत्तर से ओडिसियस और उनके साथी सुरक्षित रूप से गुफा से बाहर निकलने में सफल रहे। अध्याय 3, एओलस का द्वीप और अनुचित पवन। जब ओडिसियस और उनके साथी एओलस के द्वीप पर पहुंचे, जो पवनों के देवता का घर था, उन्हें एक असाधारण स्वागत मिला। एओलस ने ओडिसियस को एक विशेष उपहार दिया, जो एक चमड़े की थैली में सभी प्रतिकूल हवाओं को बंद करके रखने वाला था। इस उपहार के साथ एओलस ने ओडिसियस को यह आश्वासन दिया कि वह और उसके साथी बिना किसी विघ्न के इथाका पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्हें केवल अनुकूल हवाएं ही मिलेंगी। ओडिसियस ने इस उपहार को सावधानी से अपनी नाव में रखा और उनका यात्रा फिर से शुरू हुई। कई दिनों के यात्रा के बाद जब वे इथाका के निकट पहुंच गए, तो ओडिसियस ने आराम का फैसला किया और थकान के कारण गहरी नींद में सो गया।
उनकी अनुपस्थिति में उनके साथी, जिन्हें लगा कि थैली में सोना या कोई अन्य कीमती सामग्री हो सकती है, ने उसे खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही थैली खुली, सभी प्रतिकूल हवाएं एक साथ बाहर निकल गईं और उनकी नाव तेजी से उलटी दिशा में बहने लगी। इस घटना ने उन्हें वापस एओलस के द्वीप पर ले जाया, जहां एओलस ने उन्हें फिर से सहायता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने यह मान लिया कि देवताओं की इच्छा नहीं थी कि ओडिसियस अपने घर पहुंचे। अध्याय 4, लेस्ट्रिगोनियंस का आक्रमण। ओडिसियस और उनके साथियों की यात्रा में एक और भीषण चुनौती का सामना करना पड़ा जब वे लेस्ट्रिगोनियंस के द्वीप पर पहुंचे। ये लेस्ट्रिगोनियंस विशालकाय मानवखोर थे जो एक बंदरगाह में रहते थे, जिसे लैमुस नामक उनका राजा चलाता था। उनकी उपस्थिति ने ओडिसियस और उनके दल के लिए एक भयानक और जानलेवा खतरा उत्पन्न किया। जैसे ही ओडिसियस के जहाज बंदरगाह में प्रवेश करे, लेस्ट्रिगोनियंस ने उन पर हमला कर दिया। विशालकाय लोगों ने चट्टानों को उठाकर जहाज़ों पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे अधिकांश जहाज नष्ट हो गए और कई साथी मारे गए। ओडिसियस का जहाज एकमात्र ऐसा था जो बच निकलने में सफल रहा, क्योंकि वह बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर ही था। इस भयावह घटना ने न केवल ओडिसियस की यात्रा में एक और बड़ी बाधा उत्पन्न की, बल्कि यह भी दर्शाया कि किस तरह उनके दल की संख्या और उनकी ताकत में कमी आई। इस घटना के बाद ओडिसियस और उनके शेष साथी और भी अधिक सतर्क और सावधानी बरतने लगे। अध्याय 5, सर्की का द्वीप। जब ओडिसियस और उनके शेष साथी सर्की के द्वीप पर पहुंचे, उन्हें एक नई और अद्भुत चुनौती का सामना करना पड़ा। सर्की, जो एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, ने उनका स्वागत किया, लेकिन उसके इरादे शुरू में स्पष्ट नहीं थे। सर्की की जादुई शक्तियों का पता चलते ही ओडिसियस के साथियों को उसने जानवरों में बदल दिया। उनमें से कुछ को स्वर में और अन्य को अन्य पशुओं में परिवर्तित कर दिया गया। ओडिसियस, जो स्वयं को बचाने में सफल रहे, ने देवता हर्मीस से मदद प्राप्त की, जिसने उन्हें एक विशेष जड़ी दी जो उन्हें सर्की के जादू से बचा सकती थी। हर्मीस की सहायता से ओडिसियस सर्की के पास गए और उन्होंने उसे अपनी जादुई जड़ी का प्रयोग करते हुए उसके जादू को असफल कर दिया। इसके बाद सर्की ने न केवल उनके साथियों को मनुष्य के रूप में वापस बदल दिया, बल्कि उन्हें 1 वर्ष तक अपने द्वीप पर रहने और विश्राम करने का आमंत्रण भी दिया। इस वर्ष के दौरान ओडिसियस और उनके साथी सर्की के साथ मिलकर कई रहस्यों और ज्ञान की बातें सीखते हैं। सर्की ने ओडिसियस को मृतकों की भूमि की यात्रा करने का सुझाव दिया, जहां वे अपने घर वापसी के मार्ग के बारे में महत्वपूर्ण सलाह प्राप्त कर सकते थे। अध्याय 6, मृतकों की भूमि। ओडिसियस की यात्रा उन्हें और उनके साथियों को अब एक और असाधारण और गूढ़ दिशा में ले जाती है, मृतकों की भूमि में। यह यात्रा सर्की की सलाह पर की गई थी, जिसने उन्हें बताया था कि वहां वे पूर्वजों और अन्य आत्माओं से मिल सकते हैं जो उन्हें उनके घर वापसी के मार्ग में महत्वपूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। जैसे ही वे मृतकों की भूमि में पहुंचे, ओडिसियस ने आर्शी तीरेसियस से मुलाकात की, जो कि एक अंधे प्रोफेट थे। टीरेसियस ने ओडिसियस को उनकी वापसी के संबंध में कई चेतावनियां और भविष्यवाणियां दी। उन्होंने ओडिसियस को बताया कि उनकी यात्रा में और भी कई बाधाएं आएंगी, लेकिन यदि वह सावधानी और चतुराई से काम लें तो वह सुरक्षित इथाका पहुंच सकते हैं। इस यात्रा के दौरान ओडिसियस ने अपनी मृत पत्नी एंटिक्लिया से भी मुलाकात की, जिससे उनका हृदय गहराई से आंदोलित हो उठा। उनकी मां ने उन्हें इथाका में घर पर चल रहे उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में बताया, जिससे ओडिसियस को अपनी वापसी की आवश्यकता और भी अधिक महसूस हुई। मृतकों की भूमि की यात्रा ने ओडिसियस को न केवल उनके भविष्य के मार्ग के बारे में ज्ञान दिया, बल्कि यह उन्हें अपने अतीत से जुड़ने और अपने अंतर्मन की गहराइयों से सामंजस्य स्थापित करने का अवसर भी प्रदान करता है। यह यात्रा उनके लिए आत्म जागरूकता की प्रक्रिया बन गई और उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार करती है। अध्याय 7, साइरन्स का गीत।
जैसे ही ओडिसियस और उनके साथी मृतकों की भूमि से निकलकर आगे बढ़े, उन्हें टीरेसियस की भविष्यवाणियों और चेतावनियों का स्मरण हो आया। उनकी यात्रा का अगला पड़ाव था साइरन्स के द्वीप की ओर, जहां उन्हें उनके मोहक और मनोहर गीतों के लिए कुख्यात साइरन्स का सामना करना था। साइरन्स की आवाज़ें इतनी लुभावनी थीं कि वे किसी भी नाविक को अपनी ओर खींच सकती थीं, जिससे उनकी मृत्यु निश्चित थी। ओडिसियस ने टीरेसियस द्वारा दी गई सलाह का पालन करते हुए अपने साथियों के कानों में मोम डाल दिया ताकि वे साइरन्स के गीत को सुन न सकें। स्वयं ओडिसियस, जिन्होंने साइरन्स के गीत को सुनने की इच्छा प्रकट की थी, उन्होंने अपने आप को मस्तूल से बांध लिया ताकि वे गीत के प्रभाव में आकर खुद को नुकसान न पहुंचा सकें। जैसे ही उनका जहाज साइरन्स के निकट पहुंचा, ओडिसियस उनके मधुर गीतों की आवाज से मंत्रमुग्ध हो गए। साइरन्स ने अपने गीत में उन्हें विभिन्न प्रलोभनों की बातें सुनाईं, लेकिन ओडिसियस अपने आप को मजबूती से बांधे रखने में सफल रहे। उनके साथी, जिन्होंने कानों में मोम डाल रखा था, उन्हें साइरन्स के गीत सुनाई नहीं दिए और इस प्रकार वे इस प्रलोभन से बच निकले। अध्याय 8 स्किला और खारिब्डिस। ओडिसियस की यात्रा अब उन्हें दो भयानक समुद्री जीवों, स्किला और खारिब्डिस के बीच के संकीर्ण मार्ग तक ले आई थी। स्किला एक भयानक 6 सिर वाली राक्षसी थी, जो चट्टानों पर रहती थी और उसके हर सिर से वह एक एक नाविक को खींच लेती थी। दूसरी ओर खारिब्डिस एक विशाल जलभंवर था, जो समुद्र को निगल लेता था और फिर उसे उगल देता था, जिससे पास से गुजरने वाले जहाज संकट में पड़ जाते थे। ओडिसियस के पास एक कठिन निर्णय था। या तो वे स्किला के पास से गुजरें, जहां वह कुछ साथियों को खो देंगे, या खारिब्डिस के रास्ते से जाएं, जहां उनका पूरा जहाज डूबने का खतरा था। ओडिसियस ने टीरेसियस और सर्की की सलाह के अनुसार स्किला के पास से गुजरने का निर्णय लिया, क्योंकि इससे कम हानि होने की संभावना थी। जैसे ही उनका जहाज स्किला के निकट पहुंचा, उन्होंने अपने साथियों को जहाज के नीचे की ओर रहने की सलाह दी। ओडिसियस ने स्वयं डेक पर खड़े होकर अपने हाथ में ढाल ली स्किला का सामना किया। जैसे ही स्किला ने अपने सिर बाहर निकाले, उसने 6 साथियों को खींच लिया। यह दृश्य देखकर ओडिसियस और उनके शेष साथी भयभीत और शोकाकुल हुए, लेकिन वे जानते थे कि यह उनके जहाज को बचाने के लिए आवश्यक था। इस त्रासदी के बावजूद ओडिसियस और उनके साथी खारिब्डिस से बचने में सफल रहे और अपनी यात्रा जारी रख सके। अध्याय 9 हेलियोस की सूर्य भेड़ें। ओडिसियस और उनके साथियों की यात्रा उन्हें अब थ्रिनेकिया द्वीप पर ले गई, जहां हेलियोस सूर्य देवता की पवित्र सूर्य भेड़ें चरती थीं। ये भेड़ें अत्यंत पवित्र मानी जाती थीं और ओडिसियस को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि यदि उनके साथी इन भेड़ों को कोई हानि पहुंचाते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। द्वीप पर पहुंचने पर ओडिसियस ने अपने साथियों को कड़ाई से निर्देश दिया कि वे भेड़ों को नुकसान न पहुंचाएं। हालांकि उनकी यात्रा में विलंब होने के कारण और खाद्य सामग्री की कमी के चलते ओडिसियस के साथी भूख और थकान से ग्रस्त हो गए। ओडिसियस ने जब अपने साथियों को संभालने के लिए कुछ समय के लिए आराम किया, तब उनके साथियों ने भूख से विवश होकर हेलियोस की भेड़ों को मार डाला और उन्हें खा लिया। जब ओडिसियस जागे और उन्हें पता चला कि क्या हुआ है, तो वह बहुत निराश हुए। उन्हें पता था कि यह कृत्य बहुत बड़े दुर्भाग्य का कारण बनेगा। उनकी आशंका सच साबित हुई जब हेलियोस ने ज्यूस से इस कृत्य की शिकायत की और ज्यूस ने ओडिसियस और उनके साथियों को सजा देने का निर्णय लिया। जैसे ही वे द्वीप से रवाना हुए, एक भीषण तूफान ने उन्हें घेर लिया, जिसने उनके जहाज को तहस-नहस कर दिया। इस तूफान में ओडिसियस के सभी साथी मारे गए और केवल ओडिसियस ही बच पाए, जो बाद में कालिप्सो के द्वीप पर अशरण पाए। अध्याय 10 कालिप्सो का द्वीप। हेलियोस की सूर्य भेड़ों की घटना के बाद भीषण तूफान से बचकर ओडिसियस अकेले ही समुद्र में तैरते रहे, जब तक कि वे कालिप्सो के द्वीप ओगिगिया पर नहीं पहुंच गए। कालिप्सो एक दिव्य जादूगरनी और निम्फ थीं, जिन्होंने ओडिसियस को अपने द्वीप पर आश्रय दिया।
कालिप्सो ओडिसियस से प्रेम करने लगीं और उन्होंने उसे 7 वर्षों तक अपने द्वीप पर रोके रखा, उसे अमरता का वरदान देने का प्रस्ताव दिया ताकि वह हमेशा उसके साथ रहे। ओडिसियस ने हालांकि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसकी इच्छा केवल इथाका लौटने और अपनी पत्नी पेनेलोपे और बेटे तेलेमाकस से मिलने की थी। ओडिसियस की लगातार प्रार्थनाओं और होमर के देवताओं की सभा में उनकी वापसी के लिए हुई चर्चाओं के परिणाम स्वरूप देवताओं ने अंततः कालिप्सो को आदेश दिया कि वह ओडिसियस को जाने दे। कालिप्सो, हालांकि उदास और अनिच्छुक, ने ओडिसियस को एक नाव और खाने पीने की चीजें देकर उसकी मदद की ताकि वह अपनी यात्रा जारी रख सके। ओडिसियस का कालिप्सो के द्वीप पर बिताया गया समय उनके लिए एक लंबा और विचारात्मक अंतराल था। यहाँ उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान हुई घटनाओं पर चिंतन किया और अपने घर और परिवार के प्रति अपनी लगन को महसूस किया। कालिप्सो के द्वीप पर उनका समय उनके लिए आत्म पुनर्निर्माण और उनकी लंबी यात्रा के अंतिम लक्ष्य की ओर एक पुनर्निवेश का काल था। अध्याय 11। फैकियंस के यहाँ। ओडिसियस की यात्रा उन्हें अंततः फैकियंस के द्वीप स्केरिया पर ले आई, जहां उनका स्वागत फैकियंस ने किया। फैकियंस को उनके समुद्री नेविगेशन कौशल और दयालुता के लिए जाना जाता था। राजा अल्किनुस और रानी अरेटे, फैकियंस के शासक, ने ओडिसियस की मेहमान नवाजी की और उन्हें अपनी यात्रा की कहानियां सुनाने के लिए कहा। ओडिसियस ने अपनी दीर्घ और कठिन यात्रा की कहानियां सुनाई, जिसमें ट्रोजन युद्ध से लेकर कालिप्सो के द्वीप तक के अनुभव शामिल थे। फैकियंस उनकी कहानियों से प्रभावित होकर ओडिसियस की मदद करने का निश्चय करते हैं। राजा अल्किनुओस ने अपने सर्वश्रेष्ठ जहाज को ओडिसियस को उनके घर इथाका पहुंचाने के लिए नियुक्त किया। इस द्वीप पर बिताए गए समय में ओडिसियस को फैकियंस के समृद्ध संस्कृति और उनकी मेहमान नवाजी का गहरा अनुभव हुआ। वे खेलकूद और संगीत के प्रतियोगिताओं में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने कौशल और वीरता का प्रदर्शन किया। फैकियंस ने उन्हें धन और उपहारों से सम्मानित किया, जो उनके साथ इथाका ले जाने के लिए थे। अध्याय 12। इथाका में वापसी। ओडिसियस की इथाका में वापसी ने उन्हें एक बड़ी चुनौती के सामने खड़ा कर दिया। उनके घर में अनेक प्रतिस्पर्धी पुरुष थे जो उनकी पत्नी पेनेलोपे का हाथ मांग रहे थे और उनकी संपत्ति को अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। ये पुरुष ओडिसियस की अनुपस्थिति में राज्य को नियंत्रित करने की आशा में थे, यह मानकर कि वह अब वापस नहीं आएगा। अपनी वापसी के बारे में किसी को भी बिना बताए ओडिसियस ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने वफादार सेवक और पुराने मित्र यूमायोस की मदद से भिखारी का वेश धारण किया और अपने महल में प्रवेश किया, ताकि वह खुद को पहचानने वाले की नज़रों से बच सकें। उन्होंने देखा कि प्रतिस्पर्धी पुरुष किस प्रकार उनके महल में उद्दंडता से व्यवहार कर रहे थे और उनकी संपत्ति का उपयोग कर रहे थे। पेनेलोपे, जो अभी भी ओडिसियस की वापसी की आशा में थी, ने एक चतुर योजना बनाई और घोषणा की कि वह उस व्यक्ति से विवाह करेगी जो ओडिसियस के धनुष को खींच सकेगा और 12 कुल्हाड़ियों के छेद से तीर गुजार सकेगा, एक कर्तव्य जिसे केवल ओडिसियस ही पूरा कर सकते थे। जब सभी प्रतिस्पर्धियों ने इस कार्य को पूरा करने में विफल रहे, तब भिखारी के वेश में ओडिसियस ने धनुष उठाया और न केवल धनुष को खींचा, बल्कि सभी कुल्हाड़ियों के छेद से तीर भी गुजार दिया। उनकी सच्ची पहचान का खुलासा होने के बाद उन्होंने और उनके बेटे तेलेमाकस ने मिलकर प्रतिस्पर्धियों को पराजित किया और उनकी संपत्ति और राज्य को वापस प्राप्त किया। अध्याय 13। ओडिसियस का पुनर्मिलन और प्रतिशोध। अपने घर और राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद ओडिसियस का समय अब अपने परिवार से पुनर्मिलन का था। उनकी पत्नी पेनेलोपे और बेटे तेलेमाकस के साथ उनका फिर से मिलना एक भावनात्मक क्षण था। पेनेलोपे, जिसने ओडिसियस की लंबी अनुपस्थिति में उनकी वापसी की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, ने उनकी पहचान को परखने के लिए एक अंतिम परीक्षा रखी। उसने अपने सेवकों से कहा कि वे उनके बेडरूम के बिस्तर को हटा दें, एक बिस्तर जिसे ओडिसियस ने स्वयं एक विशाल जैतून के पेड़ से तराशा था।
ओडिसियस ने तुरंत इस परिवर्तन को पहचान लिया और उस बिस्तर के निर्माण की विस्तार से जानकारी दी जो केवल वही जान सकता था। इस परीक्षा से पेनेलोपे को विश्वास हो गया कि यह वास्तव में उनके पति ओडिसियस ही थे। उनका पुनर्मिलन गहरे भावनात्मक बंधन और राहत की भावना से भरा हुआ था। ओडिसियस ने अपने महल को उन प्रतिस्पर्धियों से मुक्त करा लिया था जिन्होंने उनकी अनुपस्थिति में उसे अपने अधिकार में लेने की कोशिश की थी। उन्होंने न केवल अपने दुश्मनों को पराजित किया बल्कि उन्होंने उन लोगों के साथ भी न्याय किया जो उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार और संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। अंत में ओडिसियस ने इथाका में शांति और स्थिरता की स्थापना की। उन्होंने अपने राज्य में फिर से सुव्यवस्था स्थापित की और अपने लोगों के बीच सम्मान और प्रियता का वातावरण बनाया। ओडिसियस की यह यात्रा न केवल भौतिक रूप से दूरी तय करने की कहानी थी, बल्कि यह उनके आत्मिक और नैतिक विकास की यात्रा भी थी। इस प्रकार ओडिसी महाकाव्य का समापन होता है, जिसमें ओडिसियस अपने दीर्घ और तूफानी साहसिक कार्य के बाद अंततः अपने घर वापस लौट आते हैं, जहां उनका परिवार और उनकी प्रजा उनका स्वागत करती है।